आज हमारे सामने जो कागजात हैं वो किसी सरकारी रिपोर्ट या किसी ऐतिहासिक घटना से नहीं जुड़े। ये हमें ले जाते हैं पंचगनी के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए सेंट जेवियर्स बॉयज हॉस्टल के गलियारों में। हमारे पास 1985 से लेकर 2010 तक के सिक्योरिटी लॉग्स हैं, हॉस्टल के एक वार्डन की निजी डायरी के कुछ पन्ने और एक बहुत ही अजीब बिना तारीख वाली नोटबुक जो सिर्फ एक कमरे से जुड़ी है, कमरा नंबर 27। और इन सभी दस्तावेजों को जब एक साथ रखते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो किसी एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक जगह की कहानी है, एक ऐसे कमरे की जो लगता है अपने रहने वालों को चुनता है और फिर उन्हें अपनी कहानी का एक हिस्सा बना लेता है। वार्डन अपनी डायरी में इसे एक भूखा कमरा कहता है, जो मतलब बहुत ही अजीब तरीका है किसी जगह के बारे में लिखने का। बिल्कुल। चलिए सबसे ताज़ा मामले से शुरू करते हैं, जो इन फाइलों का केंद्र है। रोहन नाम का एक नया छात्र एडमिशन लॉग के हिसाब से वो हॉस्टल में आता है और उसे कमरा नंबर 27 अलॉट होता है। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। वार्डन के ऑफिशियल लॉग में तो बस इतना ही लिखा है, रोहन रूम 27 चाबी दी गई। लेकिन उसी दिन उनकी निजी डायरी में जो एंट्री है वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ी। वो लिखते हैं, आज एक और नया लड़का कमरा नंबर 27 में गया है। मैंने उसे वही चेतावनी दी जो मैं सबको देता हूँ। और फिर उन्होंने वो चेतावनी शब्दशाह लिखी है जो उन्होंने रोहन को दी थी, रात को रूम का दरवाजा अंदर से लॉक रखना और किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। ये एक सामान्य सलाह तो नहीं लगती है ना, ये एक नियम जैसा लगता है। और यही नियम इन दस्तावेजों में बार बार सामने आता है। लेकिन रोहन ने, जैसा कि उसके दोस्तों के बयानों से पता चलता है, इसे मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा ये नए छात्रों को डराने का कोई पुराना तरीका होगा। और जब वो कमरे में गया तो पहली नजर में सब कुछ ठीक था, साफ सुथरा। लेकिन वार्डन ने अपनी डायरी में एक और बात लिखी है। वो लिखते हैं, मैंने उसे जाते हुए देखा, वो हंस रहा था। वो नहीं जानते कि उस कमरे की हवा में जो ठंडक है वो मौसम की वजह से नहीं है। ये पहली निशानी है जिसके बारे में कई पुराने छात्रों ने भी शिकायत की है। हालांकि उन शिकायतों को हमेशा पहाड़ों की नमी या खराब वेंटिलेशन कहकर खारिज कर दिया गया। सही बात है, लेकिन वो एक अलग तरह की ठंडक का जिक्र करते हैं, एक ऐसी ठंडक जो जैसे हड्डियों तक महसूस होती है। रोहन का पहला अनुभव भी यही था। उसे कमरा घुटन भरा लगा, जैसे उसकी ऊर्जा बहुत बहुत भारी और नकारात्मक हो। और फिर पहली रात आती है। यहां से हमें जानकारी का सिर्फ एक ही स्रोत मिलता है, वो रहस्यमयी नोटबुक जो बाद में कमरे से मिली। माना जाता है कि इसकी आखिरी एंट्री रोहन ने ही की थी। उस रात के बारे में लिखा है, आधी रात, कमरे में खटखटाने की आवाज, अलमारी के अंदर से। ये बहुत सटीक है, बाहर से नहीं अंदर से। अब देखिए, दिमाग तुरंत इसके लिए कोई तार्किक कारण ढूंढने लगता है, लकड़ी का फैलना, कोई कीड़ा या चूहा। लेकिन लिखने का अंदाज बताता है कि वो जानता था कि ये एक जानबूझकर की गई दस्तक है। हाँ, और सबसे डरावनी बात तो यह है कि जब उसने हिम्मत करके अलमारी खोली तो वो खाली थी। बिल्कुल। और ठीक उसी पल एक और घटना का जिक्र है, कमरे की बत्ती का टिमटिमाना। हाँ, अब ये दिलचस्प है क्योंकि 1992 की एक शिकायत में भी एक छात्र ने कमरा नंबर 27 में बार बार बिजली के टिमटिमाने की बात कही थी, जिसे खराब वायरिंग बताकर बंद कर दिया गया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बत्ती के टिमटिमाने के ठीक बाद उस नोटबुक में पहली बार फुसफुसाहट का जिक्र है। लिखा है, एक आवाज, हवा जैसी। क्या तुम सुन सकते हो? ये एक सवाल है, एक तरह का आमंत्रण। वो जो भी चीज है वो ये जानना चाह रही है कि क्या संपर्क स्थापित हो गया है। ये सिर्फ डराने वाली आवाज नहीं है, ये एक बातचीत शुरू करने की कोशिश है। रोहन ने, जैसा कि नोटबुक से पता चलता है, इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। अगली सुबह तक वो लगभग मान चुका था कि ये एक बुरा सपना था, लेकिन फिर उसे वो चीज मिली जो इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। अलमारी के नीचे उसे वही पुरानी नोटबुक मिली जिसे हम अब पढ़ रहे हैं। ये कहानी का खोज वाला चरण है, एक ऐसी चीज का मिलना जो अतीत के राज खोलती है। और इस मामले में नोटबुक सिर्फ एक डायरी नहीं है,
एक तरह की चेतावनी प्रणाली है जिसे पिछले शिकार अगले शिकार के लिए छोड़ जाते हैं। ये अपने आप में ही बहुत भयानक विचार है। उसने नोटबुक उठाई। उसके कवर पर स्याही से लिखा था, कमरा 27, आधी रात के बाद न रुकें। अंदर पन्ने पुराने थे, लिखावट अलग अलग लोगों की लग रही थी और कुछ कोनों पर जले हुए निशान थे। पहली एंट्री जो उसने पढ़ी वो थी, यहाँ कोई रहता नहीं पर रात को कोई आता जरूर है। ये विरोधाभास अपने आप में डरावना है। खालीपन का डर, और फिर उस खालीपन में किसी की मौजूदगी का डर। और अगली एंट्री में एक और नियम का जिक्र है जो वार्डन की चेतावनी से भी ज्यादा खास है। लिखा है, आवाज मत सुनना, वो तुम्हारा नाम सीख लेती है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। इसका मतलब है कि वो चीज सिर्फ मौजूद नहीं है, वो सीखती है, वो विकसित होती है। किसी का नाम जानना उसकी पहचान पर एक तरह का अधिकार पाना है। रोहन ने इसे भी एक कहानी समझा, किसी की शरारत। लेकिन फिर वो उस पन्ने पर पहुंचा जो आधा जला हुआ था। लिखावट मुश्किल से पढ़ी जा रही थी, लेकिन आखिरी लाइन उसे शायद जानबूझकर छोड़ा गया था। उस पर लिखा था, अगर लैंप बंद हो जाए भाग जाना। ये तीसरा और सबसे जरूरी नियम है। एक ट्रिगर, एक संकेत कि अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पहले नियम आपको सुरक्षित रखने के लिए हैं, पर यह नियम तब के लिए है जब सब कुछ हाथ से निकल जाए। लैंप का बुझना सिर्फ रोशनी का जाना नहीं है, ये सुरक्षा के एक अदृश्य कवच का टूटना है। रोहन ने नोटबुक को मेज पर रख दिया। दिन भर वो अपने दोस्तों के साथ रहा और शायद इन सब बातों को भूल भी गया। लेकिन फिर रात हुई। आधी रात को जब वो अपने टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था, वही हुआ जिसका जिक्र नोटबुक में था। लैंप टिमटिमाने लगा और फिर बंद हो गया। वो संकेत। अब अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है, एक ऐसी चीज की मौजूदगी जो रोशनी में सामने नहीं आ सकती थी। वैसे वार्डन की डायरी में उस रात की एक छोटी सी एंट्री है। रात 12:15 बजे विंग सी में बिजली में मामूली उतार चढ़ाव। जांच करने पर सब सामान्य मिला। वो इस घटना को दर्ज तो करता है, लेकिन इसके महत्व को या तो समझ नहीं पाता या दर्ज नहीं करना चाहता। उस अंधेरे में रोहन की नोटबुक के हिसाब से अलमारी का दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ धीरे धीरे खुद खुलने लगा। उसने लिखा है कि हवा अचानक बर्फीली हो गई। कोल्ड स्पॉट, ये क्लासिक मामला है। इसका जिक्र 1988 और 1995 की छात्र शिकायतों में भी मिलता है। तापमान का अचानक गिरना। माना जाता है कि जब कोई अलौकिक ऊर्जा प्रकट होती है तो उसे आसपास के वातावरण से गर्मी सोखने की जरूरत होती है। यह इस बात का सबसे पुख्ता भौतिक सबूत होता है कि आप अकेले नहीं हैं। और फिर वो फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी। नोटबुक में लिखा है, इस बार बहुत पास से, मेरी गर्दन पर ठंडी सांस की तरह। और उस आवाज ने उसका नाम लिया, रोहन, तुम्हारी बारी आ गई। नोटबुक की चेतावनी सच हो चुकी थी। वो उसका नाम सीख चुकी थी, और यहीं से नोटबुक की लिखावट बदल जाती है। शब्द कांपते हुए, बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जो देख रहा था उसे लिखने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान है जो घटना के दौरान ही लिखा जा रहा है। हाँ, उसने लिखा, मैं पलटा, और फिर जो उसने देखा उसका वर्णन है। हॉस्टल की यूनिफॉर्म में एक लड़का, पर उसका चेहरा खाली है। उसने इस पर जोर देने के लिए खाली शब्द को अंडरलाइन किया है। फिर वो आगे लिखता है, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ चिकनी त्वचा। बिना चेहरे का डर सबसे पुराने डरों में से एक है। हम इंसानों को पहचानने, संवाद करने और भावनाओं को समझने के लिए चेहरों पर निर्भर करते हैं। एक बिना चेहरे वाली चीज वो मानवता की परिभाषा के ही बाहर है। वो एक खालीपन है जिसे आप समझ नहीं सकते। और दिलचस्प बात यह है कि हॉस्टल के रिकॉर्ड में 1972 में एक छात्र के गायब होने की रिपोर्ट है जिसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। और उसका कमरा नंबर 27। हाँ, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है? ये भयानक संभावना है। रोहन आगे लिखता है कि वो लड़का बिना कोई आवाज किए उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर एक आखिरी फुसफुसाहट जिसका जिक्र उसने किया है, मुझे अपना कमरा वापस चाहिए। इसके बाद नोटबुक में बस बेतरतीब लकीरें हैं, जैसे लिखने वाले का हाथ किसी ने पकड़ लिया हो या वो जमीन पर गिर गया हो, और फिर सब खाली है। और ठीक इसी समय के आसपास वार्डन के ऑफिशियल सिक्योरिटी लॉग में एक और एंट्री है। रात 12:40 बजे कमरा नंबर 27 से जोरदार धमाके की आवाज।
दरवाजा अंदर से बंद है, कोई जवाब नहीं। अगली सुबह जब वार्डन डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलता है तो कमरा खाली मिलता है। रोहन का सारा सामान गायब है, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। सिर्फ एक चीज कमरे में बची थी, वो नोटबुक जो अब मेज पर खुली पड़ी थी। चक्र पूरा हो गया। कमरा अपनी भूख मिटा चुका है। उसने जो लिया उसके सारे सबूत मिटा दिए, सिवाय एक के, वो चेतावनी जो अब अगले के लिए तैयार है। वार्डन ने नोटबुक उठाई और उसने देखा कि आखिरी खाली पन्ने पर एक नई लिखावट है। ताज़ा स्याही कांपते हुए हाथों से लिखी गई और उस पर लिखा था, मैं रोहन हूं, अगर किसी को ये डायरी मिले प्लीज कमरा 27 में मत रहना। तो रोहन गायब नहीं हुआ, वो उस कमरे की कहानी का अगला अध्याय बन गया। उसकी चेतना अब उस नोटबुक का हिस्सा है, अगले आने वाले को चेतावनी देने के लिए। वो अब शिकार नहीं बल्कि उस जाल का एक हिस्सा है। ये एक भयानक विरासत है जो एक छात्र दूसरे को सौंपता है। वार्डन ने अपनी निजी डायरी में इस घटना का अंत बहुत ही अजीब तरीके से किया है। वो लिखता है, कमरा फिर से खाली है। बिस्तर पर चादर में एक हल्का सा दबा हुआ निशान था, जैसे कोई रात भर वहां बैठकर किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने रिकॉर्ड में लिख दिया है कि छात्र बिना बताए हॉस्टल छोड़कर चला गया है। कमरा आप अगले साल के लिए तैयार है। वो सच को जानता है, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा है। वो उस चक्र को चलने दे रहा है, शायद इसलिए कि वो जानता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। तो इन सभी दस्तावेजों को देखकर सवाल ये नहीं रह जाता कि कमरा नंबर 27 में भूत है या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि वो कमरा खुद क्या है। क्या वो एक जगह है, एक सत्ता है, या एक तरह का रिकॉर्ड कीपर है जो अपनी भयानक कहानियों को इकट्ठा कर रहा है। इन फाइलों में कोई जवाब नहीं है, बस चेतावनियां हैं और उन लोगों के बिखरे हुए अनुभव जो कमरा नंबर 27 में रुके थे। हॉस्टल अब बंद हो चुका है, इमारत वीरान पड़ी है, लेकिन ये दस्तावेज बताते हैं कि कमरा नंबर 27 शायद आज भी खामोशी से अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। डर पसंद आया तो हॉन्टेड एकोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डर को शेयर भी करो।